नमस्कार साथियों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रतिदिन आरआरसी ग्रुप डी के लिए एक साइंस स्पेशल वीडियो अपलोड की जाती है, जिसका आज 7वां एपिसोड है और इसमें 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, जो आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में टपकने की प्रबल संभावना है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। देखते हैं साथ ही आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। घर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह क्या होता है। तो यह साथी हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण बल कभी भी ऋणात्मक में कार्य करता है। घर्षण बल से हमें हानि तथा लाभ दोनों होती है। यदि घर्षण बल नहीं होता तो हमें चलना संभव न हो पाता, हम चल नहीं पाते। घर्षण बल की हानि भी है। घर्षण बल नहीं होने की वजह से आदमी बर्फ पे फिसल जाता है, बर्फ पे चलना संभव नहीं हो पाता है। यदि घर्षण बल अधिक हो जाए तो क्या होता है, तो हम रेत या जल में नहीं चल पाते हैं। यदि घर्षण बल कम हो तो मशीन कार्य नहीं कर पाता है। घर्षण बल अधिक हो जाने की वजह से मशीन के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। ये सभी घर्षण बल के हानि तथा लाभ भी हैं। तो घर्षण बल होना आवश्यक भी है। तो चलते हैं इसी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है। यदि कोई लड़का झूले पर बैठा है तो उसकी गति कैसी होती है। तो यह आगे पीछे आएगा और जाएगा, अप डाउन करेगा। तो यह आवर्ती गति, एक ही मार्ग को बार बार दोहराए जाए तो उसे ही आवर्त गति कहा जाता है। जैसे घड़ी में पेंडुलम एक ही मार्ग को बार बार दोहराता है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, आवर्ती गति कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। तो साथ ही गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम आपको एक बताए थे, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। इसमें तो संवेग का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका एक और रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। इसमें एक रिलेशन होता है p²/2m। इसे ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p²/2m एक फार्मूला होता है, और इसी से यह क्वेश्चन बन जाएगा। तो यह क्वेश्चन बनाने के लिए देखेंगे यहाँ पे साथी, संवेग में 10% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पे 2m, 2 तो कांस्टेंट है और m भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, m में भी। तो चेंजिंग होगा किस में, तो संवेग से ही इसमें सब काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो संवेग कितना बार बढ़ रहा है, p² का अर्थ हुआ p × p, 2 बार परिवर्तन हो रहा है। तो आप इस फॉर्मूला का भी प्रयोग आप मैथमेटिक्स से इसको बना सकते हैं, x + y + xy/100% चेंजिंग होगा। तो x का मान भी 10 और y का भी मान 10 हो जाएगा। xy 10 हो जाएगा, तो इसे क्या कर सकते हैं, 10 + 10 × 10/100। तो ये एक हो गया यहाँ से कट कर, और 10 10 20 21% का चेंजिंग होगा। साथ ही किसमें, अगर कोई वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाएगी तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, तो 21% आपका सही जवाब होगा। 21% की चेंजिंग होगी। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, छत से लटका हुआ पंखा किस ऊर्जा का उदाहरण होता है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, छत से लटका हुआ पंखा पूछा जा रहा है। साथ ही यदि चलता हुआ पंखा पूछा जाता तो उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाती, लेकिन यहाँ पे पूछा है पंखा किस ऊर्जा का उदाहरण है, लटका हुआ पंखा, तो आपका सीधा होगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। यदि किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं, किसी बांध में भंडारित पानी वह किसी स्थिति के कारण ही ठहरा हुआ है, वहां पे उससे हम क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, तो वह उसकी क्षमता हुआ। तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या हुआ, छत से लटका हुआ पंखा, तना हुआ धनुष, भंडारित पानी बांध के अंदर। तो ये सभी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाते हैं। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G
का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। साथ ही जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछने की प्रबल संभावना है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखे होंगे या सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको ये भर भर के क्वेश्चन मिलते होंगे। तो जी का मान किसने दिया था साथी? जी का मान होता कितना है? तो 6.67 गुने 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है जी का मान। जी का मान किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, दूध से मक्खन निकालने के बाद किस उदाहरण का कारण होता है? दूध से जो मक्खन हम निकालते हैं वह किस उदाहरण होता है? किसका उदाहरण होता है? तो वह अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से मक्खन निकाला जाता है। अच्छा, जानेंगे अपकेंद्रीय बल क्या होता है। अपकेंद्रीय बल एक काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किया गया था। क्या किया गया था? अपकेंद्रीय बल एक काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किया गया था। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस आधार पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करता है वॉशिंग मशीन। और इसी के साथ चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्याधिक दृढ़ होता है। अर्थात कहने का अर्थ है, तात्पर्य है क्वेश्चन का, अंतर आणविक बल किसमें सबसे ज्यादा होता है, मजबूत होता है? तो ठोस जो होता है साथी यह बहुत सघन होता है। इसके जो अणु होते हैं वह बहुत सघन होते हैं, इसलिए ठोस होगा आपका सही जवाब। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्याधिक दृढ़ होती है तो ठोस में होता है। इससे कम किस में होगा? तो द्रव्य में होगा। उससे कम किस में होगा? तो गैस में। तो सबसे ज्यादा विसरण इसीलिए गैस में होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में हो जाएगा। और सबसे कम किस में होता है? तो गैस में होता है। इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, ध्वनि संचरण के लिए आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए? आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए साथी? तो ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों में संचरण कर सकता है, लेकिन यह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। निर्वात में ध्वनि तरंग संचरण नहीं कर पाता है। इसी के वजह से अंतरिक्ष में हम बात नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते हैं। तो इसलिए ठोस, द्रव्य और गैस, यह तीनों माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी एक माध्यम की आवश्यकता होगी तभी जाकर ध्वनि का संचरण हो पाएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग कैसे तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यह सीधे गमन करती है। इस चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहा जाता है? तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के एक बिंदु से होकर गुजर जाती है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? इसी बिंदु को फोकस कहा जाता है। साथ ही अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को ही फोकस कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, लेंज का नियम किस आधार पर कार्य करता है? जो लेंज का नियम है वह किस आधार पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जाता है। यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है? ट्रांसवर्स किया जाता है, इसे परिवर्तित किया जाता है। जैसे ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और पुनः किस में परिवर्तित हो जाएगी? ध्वनि ऊर्जा में हो जाएगी परिवर्तित। उसी प्रकार से लेंज ने एक नियम दिया और इन्होंने कहा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। लेंज का नियम किस पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एक लेवोजियर के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, दूध से दही जमना कौन सा परिवर्तन होता है? दूध से दही में यदि परिवर्तित होता है तो वह किसका उदाहरण है? तो यह रासायनिक परिवर्तन होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दूध से दही जमना किस जीवाणु के कारण होता है? तो आपका सही जवाब होगा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण ही वह दूध से दही जम पाता है। और पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि रासायनिक
रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है, यह क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। तो साथी जानेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या, सबसे पहले आप बताइएगा। अस्थायी परिवर्तन है यह, अस्थायी परिवर्तन। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो यह एक अस्थायी परिवर्तन है। यह परिवर्तित होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती है, इसी को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। साथ ही दूध से दही जमने के बाद यह पुनः दूध नहीं बन सकता है, इसी वजह से दूध से दही जमना किसका उदाहरण होता है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। आइए समझते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। तो भौतिक परिवर्तन यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। जैसे जल से किस में परिवर्तित हो जाए, जल से ठोस में यदि वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जल से बर्फ में परिवर्तन हो जाता है तो वह पुनः बर्फ से जल में भी परिवर्तित हो सकता है। जैसे रेत और चीनी का मिश्रण हुआ साथी, तो वह उसे अलग अलग भी किया जा सकता है, इसलिए वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, मानव शरीर में तत्वों का सही क्रम क्या होता है। यहाँ पे तत्व दिया हुआ है, साथ ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और तब इसका जवाब देंगे। मानव शरीर में तत्वों का सही क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, ये सभी तत्वों का सही क्रम होता है। दोस्तों जानेंगे इसमें कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये सभी अधातु होते हैं। क्या होते हैं साथी, अधातु होते हैं। और कैल्शियम एक क्या होता है, इसमें धातु होता है। कैल्शियम क्या है, धातु है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक धातु कौन सा है, तो कैल्शियम होगा। कैल्शियम साथी मानव के हड्डी में 98% पाया जाता है। कैल्शियम लगभग 98% पाया जाता है। और आपसे केवल तत्व पूछेगा सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। आपसे यदि अधातु पूछे तो भी क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। लेकिन आपसे यदि धातु पूछ दे तो सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। हड्डी किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों जिसको यह मालूम होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या बराबर ही परमाणु संख्या होती है, जिनको यह मालूम होगा वह 2 सेकंड में क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिनको नहीं मालूम होगा वह निश्चित रूप से यह नहीं कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं क्या होता है प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु संख्या। परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। तो प्रोटॉन की संख्या ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए परमाणु की संख्या क्या होगा, 10 ही होगा। इसी के साथ चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, एक तत्व का फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। तत्व A की संयोजकता क्या होगी, यहाँ पे दिया है A3 और O4 दिया हुआ है साथी। तो A की संयोजकता O पे हो जाएगा और O की संयोजकता 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे A का पूछ रहा है, तो A की संयोजकता क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, 4। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, डोलोमाइट किस धातु का अयस्क होता है। आपके किसी न किसी एग्जाम के शिफ्ट में, किसी न किसी शिफ्ट में पूछे ही जाएंगे, एक अयस्क और धातु से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे डोलोमाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो कैल्शियम का होता है। कैल्शियम का अयस्क क्या है, डोलोमाइट होता है। दोस्तों जानेंगे इसी के साथ और कि कैल्शियम का अयस्क होता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम का अयस्क होता है। सिलिकेट भी कैल्शियम का अयस्क होता है, सिलिकेट। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो पोजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एंडरसन के द्वारा किया गया था। साथ ही ध्यान दीजिएगा, एंडरसन के द्वारा ही पोजिट्रॉन का खोज किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मेसोन की खोज किसने किया। मेसोन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो युकावा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, युकावा के द्वारा किया गया था। यदि आपसे न्यूट्रोनो पूछ दे, न्यूट्रोनो
की खोज किसने किया था? तो पाउली के द्वारा किया गया था। पाउली के द्वारा न्यूट्रॉनों की खोज किया गया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का एसआई इकाई क्या होता है? तो दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है। जानेंगे साथ ही दाब क्या होता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहा जाता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है टीकाकरण के जनक किसे माना जाता है? टीकाकरण की जनक किसे माना जाता है? तो एडवर्ड जेनर को माना जाता है। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक माना जाता है। साथ ही जानेंगे आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है। ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है। और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। इसी के साथ चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक जिसे गायब हो जाती है? केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, झिल्ली होगा, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। तो मेटाफेज में अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? अग्नाशय जो है हमारा, उस वहां से ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होती है। एक क्वेश्चन और बन जाता है यकृत। यकृत से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो यकृत से हो जाएगा आपका बाइल, BILE, बाइल मतलब पित्त निकलता है। और यह एकत्रित कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। पित्ताशय में। आपसे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में साथ ही टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन, या इसी को क्या कहा जाता है? इमाइलेज कहा जाता है। इमाइलेज। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इरेथ्रोसाइट्स के नाम से आरबीसी को जाना जाता है। रेड ब्लड कार्पल्स को जाना जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। फीमर कहाँ की हड्डी है? तो जांघ की हड्डी है। आपसे क्वेश्चन एक और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछे तो अस्टेपिज। अस्टेपिज कहाँ की हड्डी है साथी? तो अस्टेपिज कान में पाया जाता है। हमारे एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती है और 2 कान हैं, इसलिए 6 हड्डी होंगे। तो हमारे कान में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो 6 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रत्येक कान में 3-3 हड्डियां होती हैं। और सबसे छोटी हड्डी भी कान में ही पाया जाता है, अस्टेपिज के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडीबल। मैंडीबल के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ का हड्डी है साथी? तो यह जबड़े की हड्डी है। मैंडीबल जबड़े की हड्डी होती है। तो सबसे मजबूत पूछे तो मैंडीबल, सबसे छोटी हड्डी पूछे अस्टेपिज, और सबसे बड़ी हड्डी पूछे फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा होता है? तो नीलहरित शैवाल होता है। नीलहरित शैवाल ही पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? दोस्तों आपके CHSL एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में एक वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो आपके किसी न किसी शिफ्ट RRC ग्रुप डी हो या SSC GD हो, किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। मेढक की वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो जितने भी वैज्ञानिक नाम है उसका वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसका वीडियो पूरे डिटेल से देख सकते हैं। तो राना टिग्रीना के नाम से मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। और मनुष्य का आपसे पूछे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है।
आपसे यदि पूछ दे आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, फिर नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों हमारे इसी चैनल पे प्रतिदिन एसएससी जीडी स्पेशल स्टैटिक जीके, आरआरसी ग्रुप डी स्पेशल साइंस, टॉपिक वाइज करेंट अफेयर तथा टॉपिक वाइज साइंस कवर किए जाते हैं, तथा छोटे छोटे ट्रिक की वीडियो भी बनाए जाते हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उसे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।